नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे आर.एस. चिप, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। चिप साहब, आपका स्वागत है। और इस वक्त चुनाव का दौर चल रहा है और एक चुनाव आप करवा के भी आगे हैं। जी.एम. सरूरी आपके कैंडिडेट थे और वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और क्या लगता है आपको? देखिए, पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि चुनाव तो चुनाव है जी, चुनाव हार जीत भी होती है और बड़ा लंबा चौड़ा वोटों की संख्या है जी। 18 लाख से ऊपर। और चुनाव में हर पार्टी पूरी कोशिश करती है कि चुनाव में विजयी हो जी। तो इसलिए इस चुनाव को जो मैंने देखा है, मेरे ख्याल में लगभग 20-25 उम्मीदवार थे, इसमें इंडिपेंडेंट मिला करके बहुत से लोग थे। यस। तो कंटेस्ट तो है जी। इसमें। मैं सोचता हूँ कि मेजर जो 2-3 कंटेस्ट करने वाले हैं उनमें कंटेस्ट है जी। और क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जी.एम. सरूरी एक डिसाइडेड फैक्टर रहेंगे। अगर वो ज़्यादा वोट लेते हैं तो भाजपा को एज मिलेगा, जितना वोट उनका कम होगा कांग्रेस को उसका बेनिफिट होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद का होम या पैतृक गांव भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। अगर जी.एम. सरूरी को वोट कम मिलते हैं तो इट मीन्स कि पकड़ ढीली हुई है गुलाम नबी आज़ाद और उनकी पार्टी की। नहीं, कम या ज़्यादा का यहाँ तक संबंध है चुनाव वैली में। आपकी रेफरेंस चुनाव वैली से है जी, जिसमें आपका किश्तवाड़ है, डोडा है, रामबन है। ये 3 ज़िले हैं और दूर दराज के इलाके हैं, जैसे पाउडर का इलाका है, मारवा का इलाका है, दक्षिण मारवा, ये बहुत दूर दूर के इलाके हैं, शात्रु, ब्लेसा एंड ऑल दैट, जो रोड से कनेक्टेड हैं लेकिन वहाँ पहुँच भी काफ़ी मुश्किल समय लगता है वोटर को पहुँचने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ ये कहूँगा कि मौसम भी ख़राब रहा। मौसम एक बहुत बड़ा कारण है। मौसम भी एक बड़ा कारण हो सकता है जी कि वहाँ वोट हमारे कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं ना। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा उम्मीदवार जो है वो अच्छा करेगा और अच्छे वोट हमें मिलेंगे। और जैसे मैंने कहा, हम तो कंटेस्ट में हैं। अब क्या रिजल्ट निकलता है, जैसे लोग जो कांग्रेस का उम्मीदवार है उसके बारे में भी जिस दिन पोलिंग हुई है 2-4 दिन पहले कुछ बात और थी, जिस दिन पोलिंग हुई है उस दिन कुछ बात और थी जी। उधमपुर की बात अलग थी। तो ये खासकर जब पोलिंग की डेट आती है तो डेट के 1 दिन पहले बड़ा उलटफेर हो जाता है। स्विंग करता है वोट करता है और फास्ट स्विंग करता है जी। स्विंग जो वोट का होता है वो बड़ा फास्ट होता है, तेज़ी के साथ जो वोट स्विंग करता है उस समय जी। क्योंकि उस समय एक वोटर के लिए वो डिसाइडिंग टाइम होता है जी। वोटर मन बना लेता है कि कल मैंने सवेरे क्या करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे और दोनों ने ही अपने संबोधन में ये कहा कि राज्य का दर्जा दिया जाएगा और जल्द कोर्ट के मुताबिक इलेक्शन भी होंगे। क्या ये पार्लियामेंट के इलेक्शन में आप आंकलन करते हैं, अपने आप को असेस कर सकते हैं कि हम विधानसभा के चुनावों में कहाँ खड़े हैं? देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, ये कोई इनका पहला बयान नहीं है जी। ये पहली स्टेटमेंट नहीं है। जिस दिन से जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया तब से लेकर के लगातार अलग अलग फोरम पर, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, पब्लिक मीटिंग हो, समय समय पर गृह मंत्री का यही बयान आया है कि हम एक जो अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर हम चुनाव करवाएंगे। तो अब क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा था तो इस किस्म का बयान पार्लियामेंट के प्रचार के दौरान देना जो है
ये एक जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वासन देने के लिए था। जी। वो आश्वासन, जिस आश्वासन के लिए जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक दल ये कह रहे थे कि हमें राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। जी। सभी राजनीतिक दल ये कह रहे थे कि आप भी डिमांड यही कर रहे थे। चुनाव होने चाहिए। जी। असेंबली के चुनाव होने चाहिए। जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि भारत सरकार, यहाँ तक जम्मू कश्मीर का संबंध है और यहाँ तक कि राज्य के दर्जे का संबंध है, कोई भी सरकार इसको रोक नहीं सकती। जी। देर हो सकती है लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। ये लोगों की एस्पायरेशंस हैं, लोगों की फीलिंग्स हैं, लोगों की डिमांड है ये। जी। लेकिन किस किस्म का राज्य का दर्जा मिलेगा, जी। 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 किस किस्म का राज्य का दर्जा मिलेगा, जी। ये भी हो सकता है कि जैसे दिल्ली हमारा हाँ, यस, राज्य है, यस, फुल फ्लैश स्टेट है। हाँ। लेकिन दिल्ली का चीफ मिनिस्टर तो कुछ भी नहीं है। वहाँ तो सारे पावर, सारे अच्छे फैसले जो हैं वो सब एलजी के हाथ में हैं। जी। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार हमारे आदरणीय जो चेयरमैन हैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने बार बार ये कहा है कि हम देखेंगे कि ये किस किस्म का दर्जा हमें दिया जाता है और हम लंगड़ी स्टेट नहीं चाहते। हम लंगड़ी स्टेट मीन जिस स्टेट जहाँ मतलब मुख्यमंत्री के पास ताकत ना हो, कैबिनेट के पास पूरी पावर ना हो। जी। जी। तो इसलिए मैं इनके जो हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के जो बयान हैं, मैं उनको इतना सीरियस नहीं लेता जी। कि ये। लेकिन क्या आप अपने इस नतीजे से आंकलन कर सकते हैं कि हम विधानसभा चुनाव में कहाँ स्टैंड करते हैं? इतना तो आप कर ही सकते हैं। नहीं, देखिए, पार्लियामेंट इलेक्शन कुछ और चीज़ है। जी। विधानसभा के चुनाव दूसरी बात है। जी। विधानसभा के चुनाव में जो लोग हैं वो उस लीडर को देखना चाहते हैं, यहाँ का मुख्यमंत्री, जिस लीडर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। और यहाँ तक हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का संबंध है, डीपीएपी का संबंध है। हम इस बात से आश्वस्त हैं कि हमारा जो लीडर है, जब वो मुख्यमंत्री थे यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने जो उस समय काम किया, लोग उनके काम से बेहद खुश हैं। ये सारा फीडबैक हमें इन दिनों मिलता रहा लोगों से, जहाँ जहाँ भी हम गए हैं, लोगों ने खुद इस बात का फीडबैक दिया है। जी। तो अगर विधानसभा के चुनाव आते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को भूल जाइए कि हमने कौन सी पार्लियामेंट सीट लड़ी या नहीं लड़ी या उसका क्या नतीजा होगा। लेकिन मैं ये ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो अलग होंगे और उसमें हम एक अच्छा प्रदर्शन करने के पूरे आश्वस्त हैं। पार्टी को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? आप तो घूम रहे हैं, कश्मीर भी घूम रहे हैं, जम्मू भी घूम रहे हैं, खैर लद्दाख में आपने टच नहीं किया है। रिस्पांस कैसा मिल रहा है? और इस बार जब आपने वोट मांगे हैं, अब आप अनंतनाग वाली सीट पर भी वोट मांगेंगे, किस आधार पर वोट मांग रहे हैं आप? क्योंकि पार्टी नहीं है, स्वाभाविक सी बात है, कुछ नए मुद्दे होने चाहिए जो पब्लिक में लेकर के जाएं और डिमांड करें कि हमें वोट दीजिए, मेरे कैंडिडेट को वोट दीजिए। देखिए, एक तो नई पार्टी है हमारी, ये तो मान के चलते हैं, और एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि इस थोड़े से समय में, 1.5 साल का समय कुछ ज़्यादा नहीं होता। पहाड़ी स्टेट है हमारी, दूर दराज इलाके हैं, नेशनल पार्टीज़ भी हैं, रीजनल पार्टीज़ भी हैं यहाँ। तो उस हालात में एक पार्टी को अपने पाँव पे खड़ा करना, फिर चुनाव में जाना, ये कोई आसान सी बात नहीं है। कठिन है, कठिन बात है। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कि मैं अपनी पार्टी की तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी हम गए हैं, चाहे वो राजौरी पुंछ था या चिनाब वैली थी या इवन दूसरे इलाके थे। इंडिविजुअली लोगों की ये राय थी कि गुलाम नबी आज़ाद से बेहतर कोई इस हमारी रियासत को लीड करने वाला कोई अच्छा, इनसे बेहतर नेता नहीं है जी। ये नामने लोगों की। और यहाँ देखिए, यहाँ अच्छा रिस्पांस रहा।
ऐसी बात नहीं कि मैं चनाव वैली की बात करूं, कश्मीर की करूं, जोरी पूंछ की करूं, लेकिन हमने जम्मू में भी ट्राई किया है। जम्मू के भी बहुत से इलाकों में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बॉर्डर का एरिया रसपुरा साइड गए, अखनूर में हमने किया, कठुआ में भी गए, उधमपुर भी गए। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है जी। और बल्कि लोग इस समय, जब एक शुरू में आपको पता होगा एक बात चली थी कि शायद गुलाम नबी आज़ाद साहब लोकसभा का चुनाव लड़ें। हाँ, अनंतनाग वाली सीट पे उन्होंने घोषणा भी की थी आपकी हुई थी वो, लेकिन तो क्या कारण है कि वापस? उसमें दो चीज़ें हो गई। एक तो पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता थे या जो सरकर्दा लीडर थे जी, सब ने इस बात को अपोज किया। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। और उनकी जो राय थी वो लोगों की राय पर आधारित थी। लोग चाहते थे कि आज़ाद साहब इतना बलिदान दे के आए हैं, इतनी बड़ी पार्टी छोड़ी और जो मुद्दे उन्होंने लिए, अपने मुद्दों की बात करी है। सबसे पहले तो गुलाम नबी आज़ाद ने, इवन जब वो राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन थे, विपक्ष के नेता थे, उस समय भी गुलाम नबी आज़ाद ने भारत सरकार के उस फैसले का कड़ा विरोध किया जो 5 अगस्त 2019 को लिया गया। कड़ा विरोध किया। वो हमने देखा राज्यसभा में, बिल्कुल। हालांकि जम्मू कश्मीर के बीजेपी के भी मेंबर पार्लियामेंट वहाँ थे लोकसभा में जी जी, और दूसरी जमातों के लोग भी थे, लेकिन किसी ने इतना कड़ा विरोध नहीं किया जितना उन्होंने किया। उसके बाद एनसी के 3 सदस्य थे, सब लोग थे। उसके बाद में जब पार्टी का गठन हुआ यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो उसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि हमारी जो रियासत है जिसको डिमोट किया गया है, यूटी बनाया गया है, उसका दर्जा वापस होना चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा था। फिर हमारा मुद्दा था नौजवानों के लिए, क्यों बाहर से नौजवान आए और उनको नौकरी यहाँ मिले, इसका भी हमने विरोध किया। ये हमारा बहुत बड़ा एक मुद्दा है। फिर हमारा ये भी मुद्दा था कि जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो ज़मीनें हैं, जो किसानों की ज़मीनें हैं, लैंड प्रोटेक्ट होनी या जो भी है, जॉब प्रोटेक्ट होनी, उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़े। इसीलिए जब लोकसभा की बात चली आज़ाद साहब की, तो इसका विरोध लोगों ने किया और हमारे जो सेकंड थर्ड लेवल के जो लीडर थे, उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि आप नहीं लड़ें और आप असेंबली का चुनाव लड़ें और यहाँ के मुख्यमंत्री बने। तो पीपल वांटेड टू सी हिम एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। लेकिन चिप साहब, ये कैसे पॉसिबल है? अभी आपकी पार्टी बनी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 99 में बनी थी, 2002 में उन्होंने सरकार बनाई थी। आपको कैसे उम्मीद लगती है कि आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? देखिए, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। ये तो खुद अब जानते हैं। और फिर पॉजिटिव उम्मीद जी। और हम इसलिए उम्मीद रखते हैं कि हम जानते हैं कि कोई ज़्यादा देर की बात नहीं है जब आज़ाद साहब इस स्टेट के जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और डबल शिफ्ट में काम किया था। डबल में किया, ट्रिपल में किया, नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए, नई तहसीलें क्रिएट करवाई, ब्लॉक्स बनाए, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनवाए, सड़कें बनवाई। तो लोगों के दिमाग में अभी भी उस चीज़ की याद ताज़ा है जी। तो इसलिए लोगों की तरफ से ये फीलिंग थी कि लोकसभा में जाने से क्या है। हालांकि आज़ाद साहब इस बारे में भी बड़ा क्लियर थे कि लोकसभा में जाकर के वो कम से कम इस चीज़ के लिए लड़ सकते हैं कि हमें जो स्टेट का दर्जा जो प्रॉपर दिया जाए। हाँ, ऐसा नहीं हो, दिल्ली टाइप नहीं हम चाहते हैं कि स्टेट में प्रॉपर दर्जा दिया जाए। तो इन चीज़ों को लेकर के जो लोग हम काम कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आज़ाद साहब के नाम को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्यों नहीं हम चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। चीफ साहब, सवाल ये उठता है कि यहाँ पर यह आरोप लगता है कि आप केंद्र सरकार की ABC टीम है, उससे आपको कहीं ना कहीं बाहर निकलना होगा या फिर साबित करना होगा कि आप बीजेपी की टीम नहीं है। अब तो मेरा जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं, अब तो सब चीज़ सामने आ गई। बीजेपी ने इसी सीट पर, अनंतनाग राजौरी सीट के ऊपर, अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। और उन्होंने एक ऐसे, क्या वो जफर मनास के समर्थन में? उन्होंने कह दिया कि हमारा कैंडिडेट जफर मनास है जी। तो अब कौन बी टीम है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि वही लोग जो हमें कहते थे
जिन्होंने शुरू में कहना शुरू किया, वही बीजेपी की बी टीम है। ये बात अलग है। देखिए, हमारा जो लीडर है गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने बार बार अपनी स्पीचेस में भी कहा है कि मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में विश्वास रखता हूँ। अगर कोई अच्छा काम करे, कई बार उन्होंने बोला कि अगर कहीं जहाँ भी प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया, हम कहते हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन जहाँ गलत काम हो, मिसाल के तौर पर जब से यूटी बनी है, यहाँ बहुत से फैसले सरकार ने गलत लिए, और जब हमने उसकी नुक्ताचीनी करी तो कई बार ये जवाब आता था जी ये तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, यूटी है। लेकिन यूटी जो जम्मू कश्मीर थी वो तो इशारा तो बीजेपी का था जी। गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री तो बीजेपी का था जी, बिल्कुल। तो जो कुछ भी फैसले हुए, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स के फैसले हुए, चाहे वो लैंड वेक्सिंग का फैसला हुआ, चाहे वो रोशनी स्कीम को रद्द किया गया, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का फैसला लिया गया, चाहे वाटर पर टैक्स लगाया गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बेसिकली देखा जाए तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय जो था जिसको हेड करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो ये उनके इशारे पर सारा यहाँ हुआ। तो जो गलत हुआ गलत है, जो ठीक है वो ठीक है जी। हाँ। लेकिन आपके मुख से, आपके बड़े नेताओं के मुख से बीजेपी का विरोध कभी नहीं सुना हमने, तो जिससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि बीजेपी के इशारों पर बिल्कुल आप ठीक नहीं कह रहे। मतलब मैं आपको गलत वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता आपके लिए, लेकिन हमने डट कर के विरोध किया। मिसाल के तौर पर जब इविक्शन का ऑर्डर हुआ, जिसमें आपके रोशनी की ज़मीन थी, जिसमें आपकी लैंड घास चराई की ज़मीन थी, जिसमें अपनी स्टेट लैंड थी, 3 किस्म की ज़मीनें थी। उन ज़मीनों, उस फैसले के विरोध में डीपीएपी इज़ द ओनली पार्टी, हमारी केवल एक ऐसी पार्टी थी जिसने डट कर के विरोध किया, और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन हुई है जी। और हमने उसके लिए बीजेपी को कोसा। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ कि जो फैसले हुए यूटी में, जो सरकार ने फैसले किए, वो तो बीजेपी का इशारा में होते थे जी। बीजेपी उसे दूर नहीं थी। तो हमने उसको लगातार, स्मार्ट मीटर्स का विरोध किया हमने कहा कि भाई अगर पावर सप्लाई की पोजीशन आप सुधार नहीं सकते, तो आप मीटर, अगर आप स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं तो कम से कम पावर की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो ना इम्प्रूवमेंट हो गई और बिल जो थे वो बढ़ा दिए गए जी। इसलिए मेरा कहने का मकसद है कि सिर्फ ये मान लिया जाए कि बारामूला और श्रीनगर में भी आप उम्मीदवार उतारेंगे, अगर नहीं उतारेंगे तो फिर एबीसी टीम का आरोप आप पर लगेगा। अंडर कंसिडरेशन है, हमारी पार्टी की मीटिंग चल रही है जी। अभी मैं उधर से आया हूँ, और मुझे लगता है कि जैसे बारामूला के या श्रीनगर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जैसे उनकी डिमांड है, मुझे लगता है कि पार्टी इसका पॉजिटिव फैसला लेगी जी। और हम वी आर लाइकली टू कंटेस्ट दी सीट्स। अभी मैं ये नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं कोई पार्टी का फैसला अनाउंस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी डेफिनेटली इन सीटों पर मैदान में आएगी, लेकिन अभी फैसला इसका नहीं हुआ है। चीफ साहब कहते हैं कि आपके दिल्ली के साथ बड़े ताल्लुकात हैं, यानी आपकी पार्टी के दिल्ली में गृह मंत्रालय के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या उसका फायदा देश में वो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके दिल्ली के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं? जी। मेरे ख्याल में अगर एक आध स्टेट को छोड़ दीजिए जिनका माइंड ही नेगेटिव है, अदरवाइज दिल्ली तो इस देश की राजधानी है। दिल्ली में हमारी केंद्र की सरकार है। कोई भी प्रदेश, यहाँ जो प्रदेश चाहता है कि वो प्रदेश उन्नति करे, विकास हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो, तो दिल्ली के साथ वो संबंध रखने पड़ते हैं। दिल्ली के साथ संबंध रखे बिना, दिल्ली एक ऐसा मरकज़ है इस देश का कि कोई भी सरकार हो, वहाँ सवाल बीजेपी का नहीं है, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, इंडिया अलायंस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, लेकिन सेंसिबल पॉलिटिकल पार्टी, खासकर रीजनल पार्टी वही सेंसिबल है, वही अच्छी उनकी सोच है जो दिल्ली के साथ अच्छे संबंध रखे ताकि लोगों का भला हो। जी। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में जो इंडिया ब्लॉक है, यहाँ पर कितना इम्पैक्ट रहेगा उसका?
मुझे नहीं लगता कि पहली बात तो यह है कि हमारी लोकसभा की सीटें बहुत कम हैं, 5, केवल 5। जी। लद्दाख तो अलग यूटी है, हाँ, अलग यूटी है। यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें तो 5 ही सीटें हैं। जी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा कि इंडिया ब्लॉक को स्वीप करेगा। अच्छा। कुछ भी हो सकता है जी। कुछ भी हो सकता है। इसमें बीजेपी का भी अपना अच्छा खासा हिस्सा इसमें आ सकता है। जी। और इवन इंडिया ब्लॉक जो है, मुझे अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक तो टूट चुका है। जम्मू कश्मीर, हाँ। जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक तो है ही नहीं। हाँ, पीडीपी और वही महबूबा मुफ्ती जी जब बिल्कुल फ्रंट में, सेंटर में उसको बैठाते थे इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में, और उमर अब्दुल्ला भी वहाँ बैठते थे, फारूक साहब भी किया था, फारूक साहब भी वहाँ बैठते थे, मौका भी दिया था बातचीत। तो महबूबा जी की तो बात नहीं मानी गई बिल्कुल। जी। और उमर ने बल्कि ये कह दिया, उन्होंने कहा कि हमने 3 सीटें हमने जो ओवरिंग छोड़नी है, बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी हम नहीं छोड़ेंगे, जो हमने पहले से जीती है। और जो 3 हमने कांग्रेस को दे दी हैं। अगर महबूबा को कांग्रेस देना चाहती है तो दे दे, लेकिन हम महबूबा को एक भी सीट नहीं दे सकते। तो वेयर इज इंडिया ब्लॉक? राइट। इंडिया ब्लॉक तो यहाँ है ही नहीं। जी। तो ये कहना कि इंडिया, आप हमें ये बताइए कि बीजेपी ने 3 सीटें सरेंडर कर दी हैं, इसका बीजेपी को कितना नुकसान होगा आने वाले विधानसभा के चुनावों में? ये बहुत बड़ा इशू है। देखिए ऐसा है कि मुझे याद है अभी भी, पिछले दिनों भी, जब अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, लेकिन जो माननीय गृह मंत्री यहाँ आए, अमित शाह जी आए, तो अमित शाह जी ने दावे के साथ कहा था कि हम जम्मू कश्मीर की 5 सीटें जीतेंगे, जो मेरे ख्याल में ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। ये तो अब उसके बाद जब वो सिर्फ 2 ही सीटों पर लड़ रहे हैं तो 5 सीटें कहाँ गई? जी। मुझे नहीं लग रहा विधानसभा के चुनाव में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बड़ा डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हैव इम्पैक्ट दिस वे और दैट वे। इसका नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, इसका इम्पैक्ट तो होगा। जब लेकिन बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद ड्रास्टिक चेंज आई है कश्मीर में, कश्मीरी आवाम इस कमल के फूल को अपना रहा है, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? इलेक्शन नहीं लड़ने का कारण? देखिए ये तो सेल्फ गोल करने वाली बात है जी। अपनी स्टेटमेंट को वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं जी। बार बार उन्होंने कहा है, बल्कि इवन G20 की जब G20 की बात करते हैं, 2 करोड़ 11 लाख पर्यटकों की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा। और हमारे जो माननीय अली साहब हैं वो जुलूस में निकले, डल गेट के किनारे किनारे अनादर बड़ा कुछ प्रदर्शन किया गया। लेकिन उसके बावजूद अगर आज बीजेपी 3 की 3 सीटें सरेंडर करती है, वो कंटेस्ट ही नहीं करती है जी, तो कहाँ है उनके हैं अपने अमित शाह जी के बयान या प्रधानमंत्री के बयान? अगर आप 2 सीटें सरेंडर करते हो तो फिर आप पर भी ये इस तरह की इल्जामात लगेंगे कि कहाँ है आपका कहना? मैंने कह दिया ना कि हमारी तो नई पार्टी है, हम कोई इतने टॉल क्लेम नहीं करते जी। हम कोई केंद्र सरकार के बनाने में, बिगाड़ने में ना तो हम समर्थ हैं जी, ना हम बिगाड़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं जी। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ें या ना लड़ें या कम लड़ें या जो मर्जी रिजल्ट हो, हमारा टारगेट जो है विधानसभा है। और विधानसभा में हमारा जो लीडर है आज़ाद साहब, गुलाम नबी आज़ाद जो है, उनकी परफॉर्मेंस एक ऑथेंटिक परफॉर्मेंस रही है जिसको लोगों ने सराहा है, लोगों ने माना है और लोग उसको मान्यता देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि विधानसभा में हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं और हमें पूरा विश्वास है कि लोग हमारा समर्थन करेंगे और हमें सफल बनाएंगे। एक नई जो है राजनीतिक बात चल रही है उसमें यह है कि कांग्रेस का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 से ज़्यादा सीटें इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं, रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं। क्या पॉसिबल है कि कोई भी पार्टी अफोर्ड कर सकती हो इतने बड़े चंक? मैं इंडिया ब्लॉक की इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं। राइट। इसलिए सहमत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान हमारा है,
हमारा संविधान इतना कमज़ोर नहीं है कि उसको कोई पार्टी सत्ता में आ जाए तो उसको बदल दे। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना इतना आसान नहीं है। ये महज एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इलेक्शन में वोट लेने के लिए, या लोगों को गुमराह करने के लिए, या अपने आर्गूमेंट को ताकत देने के लिए, ये आर्गूमेंट है। लेकिन मैं नहीं समझता कि 400 सीटें आ जाएं या 350 सीटें आ जाएं, जितनी भी सीटें आ जाएं, उससे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना जो है ये संभव नहीं है। जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कहा कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक विचारधारा जो देश को बांटने की बात करती है वो बीजेपी के साथ जोड़ा जा रहा है, और दूसरी विचारधारा कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक, जो देश को जोड़ती है? देखिए, ना मैं इंडिया ब्लॉक की जो सोच है और ना ही जो बीजेपी की सोच है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये महज एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, और ना तो जो इंडिया ब्लॉक है, जो इंडिया ब्लॉक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ना तो वो देश को तोड़ सकते हैं, बिकॉज इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा इस देश का जो हमारा इतिहास है, इस देश का जो सेकुलरिज्म है, वो इतना मजबूत है कि इसको कोई तोड़ मोड़ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक केवल और केवल ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, इसलिए मैं इसके साथ कोई सहमत नहीं हूँ। और सिमिलरली जो बढ़ चढ़ के बयान देते हैं बीजेपी वाले कि हम सबको जोड़ना चाहते हैं, ऑल दैट, देखो कमियां तो वहाँ भी हैं, वहाँ भी कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे जोड़ने की बात नहीं है। जी, तो दोनों स्टेटमेंट्स हैं। चिप साहब की माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की राजनीति करती है। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है, कहीं कहीं कुछ हो सकता है, कुछ ऐसे फैसले लिए हों जिसमें पोलराइजेशन की बू आती हो जी। लेकिन मैं आपको उत्तर प्रदेश की मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम देखते रहते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। वहाँ अगर देखा जाए तो इवन जो बहुत से लोग टीवी पे आते हैं मुस्लिम समाज के जी, वो वहाँ के मुख्यमंत्री की सराहना करते हैं। कोई कहता है जी हमको इन्होंने आवास दिया, कोई राशन की बात करता है, कोई विकास की बात करता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर एक पार्टी खड़ी होती है एक दूसरे के सामने, तो वहाँ अपनी स्टेटमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के कहा जा सकता है जी। लेकिन एग्जैक्टली टोटली ये नहीं कहा जाता। लेकिन ये फैक्ट है कि कुछ बातें हुई हैं, कुछ बातें बीजेपी ने नेशनल लेवल पर या अदरवाइज की हैं जिसमें पोलराइजेशन की बू आती है जी। और मैं महसूस करता हूँ कि इन चीज़ों को इस देश में कोई जगह नहीं है और अवॉइड करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं कि एजेंसीज का मिसयूज का दुरुपयोग किया जा रहा है? देखिए, एजेंसीज जो हैं, एजेंसीज का अपना रोल है जी। कोई भी एजेंसी जो है, इट में बी CBI, इट में बी ED, यस, इट में बी IB, हर एजेंसीज का रोल जो है वो ले डाउन है और उस एजेंसीज के रोल के अंदर जो ले डाउन किया गया है उस एजेंसी को एक्ट करने का पूरा हक है जी। अब ये होता है समय समय पर कुछ सरकारें ऐसी आती हैं जो कुछ बातों को नज़रअंदाज करती हैं, कुछ सरकार ऐसी होती है वो सख्ती से उसका पालन करवाते हैं। तो जो सख्ती से पालन करवाते हैं उसको आप मिसयूज़ कह लें, जो नहीं करवाते हैं वो कहते हैं इन्होंने नज़रअंदाज किया है, ऑल दैट। तो ये सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि एजेंसी जो हैं, एजेंसीज का जो एक रोल है, हमारा देखो, हमारा देश जो है, यहाँ नेशनल्स लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ हैं और धर्मनिरपेक्ष देश है यहाँ। और हमारे अच्छे अच्छे काबिल अफसर्स हैं जो डिफरेंट एजेंसीज में काम करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो बिला वजह कोई ऐसा रोल प्ले करेंगे जिसकी वजह से किसी को जानबूझ के नुकसान किया जा रहा है या किसी के साथ गलत किया जा रहा है। चीफ साहब, आखिरी सवाल आपसे, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या कहेंगे? जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं उस पर फिर कोर्ट की डायरेक्शन आई है। हाँ, देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड तो सभी पार्टियां उसके साथ
उसमें उसमें प्रभावित है। मुलव्वस है, मिला है उनको पैसा, किसी को ज़्यादा मिला, किसी को कम कम मिला। मिला है। जैसे वो कहते हैं फॉर एग्जांपल पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, तो ऑब्वियसली 10 साल की जो एक सत्ता और फिर एक ऐसे जो उनके लीडर्स थे, उस ढंग से हो सकता है कि बीजेपी ने ज़्यादा पैसा उसमें लिया हो, ज़्यादा पैसा लिया हो, उनका ज़्यादा भी ज़्यादा है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिली हो। लेकिन अदरवाइज दूसरी पार्टियां भी हैं, कांग्रेस भी है, आप भी है, सब पार्टियां जो हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, पैसा दिया उन्होंने। जी 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 सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।